ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए मतदान, फिल्मी सितारों ने डाले वोट। उद्धव ने उंगली पर लगी हुई स्याही पर सवाल उठाया, बोले चुनाव में हो रही है गड़बड़ी। इधर कोलकाता में ईडी की छापेमारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई। बीजेपी बोली जंगल राज का प्रतीक है ममता। धर्म के नाम पर फिर से घमासान देखने को मिला। बाबा बागेश्वर के वेद और जावेद वाले बयान पर विवाद गहरा गया है। तो वहीं यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने शाहरुख खान को देशद्रोही बता दिया है। और दुनिया के दो हिस्सों से कुदरत के कहर की दो तस्वीरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बादल फटने से भारी तबाही हुई, तो वहीं रूस में बर्फबारी ने तोड़ा 146 सालों का रिकॉर्ड। रीलबाजी के लिए कई नौजवान अक्सर हाईवे पर जानलेवा स्टंट करते दिख जाते हैं। स्टंट दिखाने के चक्कर में कई बार खतरनाक हादसे भी हो जाते हैं। और ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बाइक पर खड़ा होकर टशन मार रहा स्टंटबाज मुंह के बल सड़क पर गिरता दिखाई दिया। यह हादसा तब हुआ जब ये लड़का स्टंट की रिकॉर्डिंग करवा रहा था। स्टंट के दौरान वो दोनों पैर बाइक की सीट पर रखकर खड़ा था, तभी बैलेंस बिगड़ गया। हादसे के चंद सेकंड पहले इस बाइकर ने पहले अपना हेलमेट भी उतार दिया था। वो तो गनीमत रही कि ये सिर्फ सिर के बल सड़क पर नहीं गिरा, नहीं तो इसकी जान जा सकती थी। अब जरा इस सन की बाइकर को देखिए, फुल स्पीड में स्टंट दिखाकर हीरो बनने चला था, लेकिन जीरो बनकर रह गया। ये पूरा हादसा बाइकर गैंग के दूसरे सदस्यों के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। ऐसे बाइकर अपनी जान तो खतरे में डालते ही हैं, सड़कों पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी ये किसी आफत से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कुछ लोग सड़कों पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे न केवल ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में है। कुछ ऐसा ही हुआ ताजनगरी आगरा में, जहां दो युवकों पर रील की ऐसी सनक सवार हुई कि खुलेआम ट्रैफिक नियमों का मजाक उड़ा दिया। वीडियो में दिखाई दिया कि एक युवक ने अचानक पहले रोडवेज की बस रोक दी और फिर वहीं पुशअप करने लगा। इसी बीच दूसरा शख्स मुंह पर मास्क लगाकर इधर उधर देखता रहा। इन दोनों की हरकत से काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया और करीब 8 दिन बाद इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस ने बाकायदा वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, रील का शौक, रियल का चालान। यूपी के बाराबंकी में टोल से जुड़े विवाद के समझौते के लिए पहुंचे एक वकील की टोल कर्मियों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सामने आया। तस्वीरें गौतौना टोल प्लाजा की बताई जा रही है। वकील रत्नेश शुक्ला जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, टोल कर्मियों ने पकड़ लिया और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। ये पूरा मामला 10 दिन पहले हुए विवाद से जुड़ा है। तब वकील रत्नेश शुक्ला टोल से गुजरे थे, लेकिन उनकी गाड़ी में लगे फास्टैग की वैधता खत्म हो गई थी। ऐसे में उन्होंने कैश के जरिए भुगतान की बात कही, जिस पर उनकी टोल कर्मियों से बहस हो गई। लेकिन जब बात बढ़ती दिखी तो वो बिना टोल चुकाए बूथ से निकल गए। जिसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची तो वो समझौते के लिए टोल प्लाजा पहुंचे, लेकिन टोल कर्मियों ने बातचीत की जगह मारपीट शुरू कर दी, जिसे लेकर एडवोकेट एसोसिएशन आक्रोशित है। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। यूपी के प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। माघ मेले में सिर्फ आज के दिन में 91 लाख श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। आसमान से संगम का ये विहंगम दृश्य मकर संक्रांति के मौके पर नजर आया, जहां आस्था का जन सैलाब उमड़ा। सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश दिखा। भक्तों की भारी भीड़ के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो एटीएस के कमांडोज हैं वो लगातार माघ मेले में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार 24 घंटे के अलग अलग शिफ्ट में ये जवान प्रमोदशील हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं कि
किसी भी तरीके की कोई गतिविधि हो तो उसमें लगा इनकी जो QRT जो टीम है, क्विक रिस्पॉन्स जो टीम है, वो मौके पर पहुंच करके स्थितियों को काबू में कर सके। इस साल मकर संक्रांति 2 दिन मनाई जा रही है। माघ मेला प्रशासन के मुताबिक 2 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने काम से कम विवादित बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह भी इन दिनों अपने जहरीले बयानों की वजह से चर्चा में हैं। इस बार उनके जहर बुझे बयानों का निशाना बने हैं अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान। धर्म के नाम पर चेहरा चमकाने वाले नेताओं का फेवरेट काम है जो भी सेलिब्रिटी मुसलमान है उसको देशद्रोही बता दे। रघुराज सिंह ने भी यही किया और उनका निशाना बने सलमान खान। सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन बटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। रघुराज सिंह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सलमान खान को फांसी देने तक की मांग कर डाली। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए और इसके पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है, तो इसलिए इसको तो फांसी होनी चाहिए। मंत्री जी का जहरीला बयान मीडिया ने दिखाया तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया। अब जब हर तरफ से फजीहत होने लगी तो रघुराज सिंह ने इस पर सफाई पेश की। हालांकि उनकी सफाई में सिर्फ अभिनेता का नाम बदला, जहर कम नहीं हुआ। अखिलेश ने पूछा कि क्या मंत्री जी भूल गए हैं कि उनके सर्वे सर्वा ने कुछ साल पहले अभिनेता जी के साथ पतंग उड़ाई थी। अखिलेश का ट्वीट देखते ही रघुराज प्रताप सिंह फिर से मीडिया के सामने हाजिर हुए, लेकिन उसी पुराने जहर और नए नाम के साथ। सलमान की जगह शाहरुख खान। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं। मैंने शाहरुख खान के लिए कहा था कि शाहरुख खान हमेशा जब कोई पाकिस्तान पे परेशानी आती है तो उसमें 265 करोड़ रुपए दिए और मॉब लिंचिंग की जैसे बात करते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ही बांग्लादेश में वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं तो उसके विरोध में शाहरुख खान बोलते हैं। तो मैंने शाहरुख खान का नाम लिया है, वो गलती से सलमान खान का हो गया है। विवादित बयान और हिंदू मुसलमान करने के मामले में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी किसी से कम नहीं है। कभी हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं तो कभी सनातन टनाटन का नारा बुलंद करते हैं। इस बार उन्होंने वेद के बहाने जावेद और नावेद पर निशाना साधा है। जयपुर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तजनों को वेद पुराण की महिमा समझाई। हिंदू राष्ट्र के स्वयंभू झंडा बरदार धीरेन्द्र शास्त्री आदत से मजबूर होकर यहाँ भी हिंदू मुसलमान कर बैठे। वेद न मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे, इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुलम खोले। बाबा बागेश्वर के बयान पर विवाद बढ़ा तो संतों ने उनको आड़े हाथों लिया। धीरेन्द्र शास्त्री का अपना निजी मत हो सकता है, क्योंकि भारत में विभिन्न मत संप्रदाय और धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस बीच इस विवाद में इस्लाम के जानकार भी कूद पड़े। संविधान को मानने वाले लोग इस देश में रहने चाहिए और जो लोग संविधान को नहीं मानते, मनुस्मृति को मानते हैं, उन लोगों को नेपाल चले जाना चाहिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर नफरती बयान दिया हो। पहले भी वो धर्म के नाम पर तीखे बयान देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बेकाबू भीड़ ने हत्या के आरोपी पर हमला बोल दिया। पुलिस बेहद मुश्किल से आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ा कर ले गई। सबसे आगे आरोपी, उसके पीछे पुलिस और इन सब के पीछे पड़ी भीड़। आरोपी का नाम कलीम है, जिस पर जज के पेशकार की हत्या का आरोप है। पेशी के बाद जैसे ही आरोपी बाहर निकला, आक्रोशित भीड़ ने उसको दौड़ा दिया। पुलिस भी दल बल के साथ थी, लेकिन भीड़ को रोकने के लिए ये नाकाफी साबित हुआ। आगे जाकर आरोपी कलीम का सामना भीड़ से हो गया, जहां भीड़ ने आरोपी को पकड़कर थप्पड़ मारे। पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कलीम को भीड़ से छुड़ाकर सरकारी गाड़ी में बैठाया और मौके से ले गए, नहीं तो कोर्ट परिसर में अनहोनी का अंदेशा था। अहमदाबाद के सारंगपुर इलाके में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अहमदाबाद नगर निगम ने एक पानी की टंकी को ध्वस्त करने के लिए ब्लास्ट नहीं किया और अलग ही तरीका आजमाया। उन्होंने 10 मंजिला ऊंची पानी की टंकी पर जेसीबी को ही चढ़ा दिया।
चौंक गए ना। 8000 किलोग्राम की भारी भरकम जेसीबी को क्रेन की मदद से ऊपर पहुंचाया गया और फिर अहमदाबाद के सारंगपुर में 70 साल पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने का काम शुरू हुआ। 60 फीट ऊंची पानी की टंकी काफी पुरानी थी और काफी समय से बंद थी, इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए इसे गिराने का फैसला लिया गया। आज मकर संक्रांति का पर्व पूरा देश मना रहा है और इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में रचे बसे नजर आए। पीएम मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया और उनके साथ कुछ भावुक पल बिताए। मकर संक्रांति पर गौ सेवा को विशेष पुण्य माना जाता है और पीएम की ये सेवा उसी भाव को दर्शाती है। पीएम मोदी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। कल पीएम मोदी केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर पोंगल के उत्सव में शामिल हुए थे। वहां भी वो गौ सेवा करते नजर आए थे। बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जहां के समस्तीपुर के कॉलेज में परीक्षा तो हुई, लेकिन परीक्षा जैसा यहां कुछ नहीं दिखा। ऐसा लग रहा है मानो परीक्षा नहीं, परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा हो जिसमें एक दूसरे की मदद ली गई हो। इस परीक्षा कक्ष में हर कोई बेहद आराम से नकल करता दिखाई दिया। ना इनको कोई रोकने वाला दिखा और ना ही कोई टोकने वाला। यहाँ तो ऐसा लगा जैसे परीक्षा नहीं, कोई मजाक चल रहा है। क्या छात्र और क्या छात्राएं, हर कोई नकल के जरिए कॉपी भरता दिखाई दिया। परीक्षा को सुरक्षित बनाने वाले तमाम दावों की इन तस्वीरों ने पोल खोल कर रख दी। वीडियो वायरल होने के बावजूद रामाश्रय बालेश्वर कॉलेज प्रशासन ने इस मुद्दे पर मौन व्रत धारण किया हुआ है। झारखंड से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां के रामगढ़ में एक बेकाबू बस पर गुस्साए लोगों ने आग लगा दी, जिसके बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि महिला को टक्कर मारने के बाद बस ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की, जिस पर स्थानीय लोग नाराज हो गए और बस पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। तोड़फोड़ के बाद बस में आग लगा दी गई। पूरे इलाके को आग की लपटों और धुएं ने घेर लिया। सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन जब तक आग बुझी एसी बस कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संभल की अदालत ने 2 मामलों में पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज नहीं किया गया। इन 2 मामलों में एक मामला बदायूं के रहने वाले ओमवीर से जुड़ा है। ओमवीर को संभल पुलिस ने लुटेरा बताते हुए कथित मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन पुलिस तब फंस गई जब ये पता चला कि ओमवीर तो घटना वाले दिन किसी दूसरे मामले में जेल में ही बंद था। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने थाना अध्यक्ष समेत 19 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। इन्होंने मोटरसाइकिलें वगैरह भी लगाई थी हमारे खिलाफ और कई केस लगाए साहब, तो उसमें 3 साल रह के आए जेल में अंदर। हाँ, पूरा भविष्य ही इन लोगों ने खराब कर दिया। इस बात को 20 दिन बीत गए, लेकिन संभल की पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। दूसरा मामला संभल हिंसा से जुड़ा है, जिसमें आलम नाम के लड़के को पुलिस ने गोली मारी थी। आलम के पिता ने बताया कि उनका बेटा ठेले पर बिस्किट बेचने निकला था, जिसे पुलिस वालों ने दंगाई बताते हुए गोली मार दी। 3 दिन पहले ही अदालत ने संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक ये केस दर्ज नहीं हुआ है। हरियाणा के नूंह में एक बार फिर से 2 गुटों के बीच तनाव पैदा हो गया है। कब्रिस्तान के पास दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे थे। नौजवानों के हाथ में पत्थर थे, बच्चे दीवार पर खड़े थे और महिलाएं बुजुर्गों के साथ छत पर खड़ी होकर इस पत्थरबाजी को देख रही थी। इससे पहले भी नूंह के महू चोपड़ा में 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई थी। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए थे, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच का ये विवाद 8 जनवरी को महू बस स्टैंड पर हुए झगड़े से शुरू हुआ था। इस मामले में 60 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जबकि 9 की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें एक गुट कयूम का बताया जा रहा है तो दूसरा गुट फकरू का है। आज महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हुई।
और इस दौरान मशहूर हस्तियों ने भी अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट दिया। वहीं माया नगरी मुंबई में सितारे भी पोलिंग स्टेशन पहुंचे। सुबह 7:30 बजे वोटिंग शुरू हुई तो पोलिंग बूथ पर लोगों की कतारें नजर आने लगी। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डाला तो मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए मतदान किया। बांद्रा पाली हिल में आमिर खान वोट करते हुए नजर आए तो जुहू की कतार में हेमा मालिनी दिखाई दी। अभिनेता अक्षय कुमार ने भी लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया तो कुछ देर बाद उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना भी पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। दोपहर होते होते कई मशहूर हस्तियां लोकतंत्र के पर्व में शामिल। अभिनेता जॉन अब्राहम के अलावा नाना पाटेकर भी वोट डालने पहुंचे। वहीं सलीम खान अपने परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर नजर आए। अभिनेता सुनील शेट्टी ने बांद्रा में अपना वोट डाला तो तमन्ना भाटिया वारसिवा ने अपनी मां के साथ मतदान करने पहुंची। इसी बीच गुलजार और विशाल ददलानी ने भी बीएमसी चुनाव में वोट किया। 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी भी वोट करती हुई दिखाई दी। एक तरफ अभिनेता वोट डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर नेताओं की भी कतार लगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जहां परिवार के साथ वोट डाला तो उद्धव ठाकरे भी सब परिवार मतदान केंद्र पर पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने भी इस दौरान मतदान किया तो राज ठाकरे भी परिवार के साथ दादर पोलिंग बूथ पर नजर आए। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव के बीच मतदान केंद्रों पर स्याही की जगह मार्कर पेन के इस्तेमाल को लेकर भी बवाल खड़ा हो गया। विरोधियों ने इसे साजिश बताया। विवाद की शुरुआत इस तस्वीर के साथ हुई। उद्धव गुट की शिवसेना ने आरोप लगाया कि वोटिंग के बाद उंगली पर स्याही की जगह मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आसानी से मिट सकता है। बात बढ़ी तो उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। इतनी हवस है इन लोगों में सत्ता प्राप्त करने के लिए, ऐसी बेशर्म सरकार कभी देखी नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग तो सरकार के घर के नौकरों की तरह बर्ताव कर रहा है। कई जगहों पर गड़बड़ी हो रही है। उधर सत्ताधारी नेता ऐसे बयानों को उद्धव की हार का प्रमाण बता रहे हैं। पक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं। इस बीच बीएमसी के आयुक्तों की तरफ से इंक को लेकर पुष्टि की गई और बताया गया कि स्याही की जगह मार्कर किट राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ही उपलब्ध कराए गए हैं। दलील है कि साल 2012 से ही हर स्थानीय चुनाव में मार्कर पेन का इस्तेमाल होता है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन वोटिंग से पहले सामने आई कई तस्वीरें चर्चा के केंद्र में हैं। आरोप है कि वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। दरअसल नवी मुंबई के खारघर इलाके में पैसों से भरे कई पैकेट मिले। लिफाफे में 500-500 के नोट रखे गए थे, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इधर नाला सोपारा में एक स्कूटी की डिक्की से 10,000 और 15,000 के पैकेट में कुल 10,09,000 रुपए बरामद हुए। जबकि मुंबई के दहिसर में कथित बीजेपी कार्यकर्ता शांतिनगर वार्ड नंबर 3 में मिक्सर बांटते दिखाई दिए, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने वीडियो में दिख रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने वीडियो में दिख रहे लोगों पर कार्रवाई के बजाय उल्टे कांग्रेस नेताओं को ही हिरासत में ले लिया। ईडी की छापेमारी में दखल देने पर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताते हुए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और पुलिस के बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर दर्ज हुई इस एफआईआर पर भी रोक लगा दी है, जो कोलकाता पुलिस ने दर्ज की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है और 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में कोयला घोटाले को लेकर प्रतीक जैन और आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार भी हैं, जिसके चलते इस मामले पर सियासत भड़क गई। छापेमारी के दौरान ही ममता बनर्जी भारी पुलिस बल के साथ प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई थी और कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर निकलती दिखाई दी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, ऐसे में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने छापेमारी के दौरान की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। दोनों वकीलों ने ईडी पर आरोप लगाए हैं। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आईपैक टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार करती है और ममता बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से वहां पहुंची थी।
दलील दी गई कि ममता बनर्जी का मकसद पार्टी की रणनीति से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा था। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि ममता बनर्जी भारी सुरक्षा बल के साथ छापेमारी वाली जगह पहुंची थी। कोर्ट में इसका भी जवाब दिया गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ममता बनर्जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। ऐसे में पुलिस के अधिकारी सुरक्षा के चलते उनके साथ वहां पहुंचे थे। इस बीच ईडी की तरफ से दावा किया गया कि 9 जनवरी को जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उस दौरान टीएमसी हंगामा करवाना चाहती है। सबूत के तौर पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट दिए। इस पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी कोर्ट रूम को जंतर मंतर बना दिया गया था। हालांकि कपिल सिब्बल ने ईडी के इस तर्क का विरोध किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका लगने के बाद बीजेपी इस पर हमलावर है। उधर टीएमसी ने एक बार फिर ये कहा है कि सरकार ने जांच एजेंसियों को चुनावी हथियार बना लिया। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई, उधर बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। अब बीजेपी के हमले पर टीएमसी का पलटवार भी सुन लीजिए। Now when the election is forthcoming, then you are jumping upon, ED is jumping upon. That is also the question, ना? कांग्रेस ने भी कहा है कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसीज पहुंच जाती हैं, मानो वो बीजेपी के लिए काम कर रही हों। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई का धुरंधर कौन, बीएमसी का एग्जिट पोल। तो देखिए, देश की सबसे अमीर नगर महापालिका बीएमसी के लिए वोट डाले जा चुके हैं। कल इसके नतीजे भी सामने होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े लेकर आए हैं। ये एग्जिट पोल आपको बताएंगे कि आखिर कल जो नतीजे आएंगे उसमें हवा किसकी तरफ बहती दिखाई देगी। ये एग्जिट पोल डीवी रिसर्च ने किया है। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल जिसके आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है और इस पोल के मुताबिक बीएमसी में इस बार सत्ता बदलती दिख रही है। इस एग्जिट पोल में महायुति को बढ़त मिलती दिख रही है। 107 से 122 सीटें मिलने का अनुमान महायुति को है। कांग्रेस, वंचित बहुजन अखाड़ी को 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं। डीवी रिसर्च के मुताबिक एनसीपी अजीत पवार को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य के खाते में 8 से 15 सीटें मिल सकती हैं। तो आपको बता दें कि डीवी रिसर्च का ये एग्जिट पोल है जिसमें महायुति को बढ़त मिलती 107 से ये नंबर 122 तक पहुंच सकता है। डीवी रिसर्च के मुताबिक सत्ता परिवर्तन होता बीएमसी में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अब जिस तरीके से दिखाया जा रहा है डीवी रिसर्च के ये एग्जिट पोल के आंकड़ों में वोट शेयर की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को 41% वोट मिलता दिख रहा है। ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को 33% वोट मिलता दिख रहा है। ये एग्जिट पोल की पूरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ गई है। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के आंकड़े, बीजेपी प्लस को 107 से 122 का आंकड़ा, शिवसेना उद्धव गुट को 68 से 83 सीटें जो है वो मिल सकती है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो 18 से 25 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकता है। वहीं एनसीपी के खाते में 2 से 4 सीटें जाती इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक दिखाई दे रही है। और अब परसेंटेज वोट परसेंटेज के लिहाज से 41% वोट शेयर जो है वो बीजेपी प्लस को जाता दिख रहा है। शिवसेना उद्धव गुट प्लस को 33%, कांग्रेस को 13%, एनसीपी को 3% और अन्य के खाते में 10% जाता दिख रहा है। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। मेघा प्रसाद हमारी पॉलिटिकल एडिटर यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सूरज ओझा भी हमारे साथ है। लेकिन मेघा, पहले आपके पास आते हुए, मतलब पूरी तस्वीर बदलती दिख रही है डीवी रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक। जी बिल्कुल शिरीन, ये बड़ी खबर जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज़ पर, अभी जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम दिखा रहे हैं ये डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और जो नंबर्स अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उसके हिसाब से शिरीन एक नई कहानी कल लिखी जाएगी बृहन मुंबई में, बीएमसी में। और वहाँ पर अब ये लग रहा है अगर ये आंकड़े सही हैं तो वैसे तो एग्जिट पोल्स पे मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, लेकिन अगर ये आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें शिरीन तो ये लग रहा है कि कल सत्ता पलटने वाली है और 25 साल से जो एक पार्टी
रूल कर रही थी बीएमसी में, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो सत्ता से बाहर होती हुई दिख रही है। और बीजेपी महायुति, बीजेपी का जो अलायंस है शिवसेना के साथ, वो महायुति कल वहां पर बीएमसी के ऊपर धावा बोलने वाली है, ऐसा लग रहा है अभी इन आंकड़ों के द्वारा। अब ये आंकड़े देखिए, आप समझिए कि 227 वार्ड्स की बात कर रहे हैं हम। बीएमसी में कुल कितने वार्ड्स हैं? 227 वार्ड्स है, तो हाफ वे मार्क क्या है? 114 हाफ वे मार्क है। और जो नंबर्स अभी हमारे पास में है शिरीन, उन नंबर्स के हिसाब से यही लग रहा है, जो प्रोजेक्शंस हैं वो प्रोजेक्शन के हिसाब से बीजेपी यहाँ सरकार, बीजेपी की महायुति और शिवसेना साथ में यहाँ पर कल बीएमसी में अपना बहुमत साबित करते हुए दिख रही, क्योंकि प्रोजेक्शन के हिसाब से 107 से लेके 122, 107 से लेके 122 जो कि 114 का आंकड़ा पार करती हुई, हाफ वे मार्क को पार करती हुई यहां दिखाई दे रही है। और मान लीजिए नहीं भी पार कर रही है 114, तो भी उसके बहुत करीब आ रही है, क्योंकि इसका जो लोअर एंड है वो 107 दिख रहा है। तो बीजेपी को खासी मुश्किल नहीं होगी 7 और लोगों को अपने साथ लाने में, क्योंकि अन्य में भी तो आप 8 से 15 का आंकड़ा हम दे रहे हैं। अन्य में जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कांग्रेस आपको 25 के नीचे से मटती हुई दिख रही है। इस रिसर्च फाउंडेशन की जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से जो एनसीपी है अजीत पवार की, वो आपको 2 से 4 के बीच में दिख रही है। वैसे भी उनका मुंबई के अंदर वजूद खासा कुछ है नहीं, मगर महाविकास अघाड़ी जिसमें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी उद्धव सेना है, वो 68 से 83 के रेंज में दिख रही है आपको। और वो पिछली बार आप समझिए जी, पिछली बार मैं आपको बताऊं, मैं खुद मुंबई में थी पिछली बार जब रिजल्ट्स आ रहे थे, और मैं वर्षा के बाहर ही खड़ी थी, मुख्यमंत्री के घर के बाहर, और उस वक्त जो आंकड़े आए थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। 82, 84 बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछली बार उन्होंने किया था। तो अगर वो प्रदर्शन आगे ले जाएंगे तो इस बार जीत उनकी जरूर होती हुई दिख रही है। गणेश ठाकुर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। गणेश, ये एग्जिट पोल नंबर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, आपका क्या आंकलन है? जी देखिए मेघा, हमने सब जब रिपोर्टिंग करी थी उस समय ऐसा लग रहा था कि महायुति बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट एक तरह से ये चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार का प्रचार हुआ, जो बातें रखी गई, मुंबई का जो ट्रांसफॉर्मेशन रखने की बात करी गई, इन सभी मुद्दों को देखते हुए जनता एक महायुति की तरफ दिखाई दे रही थी। लेकिन ठाकरे भाइयों ने जहां आकर मराठी अस्तित्व, मराठी मानुष की अस्मिता का मुद्दा उठाया, तो ऐसा लग रहा था शायद कॉन्टेस्ट कहीं हो सकता है। लेकिन आंकड़े जो पहले से बताए जा रहे थे कि इस तरह का एक ट्रेंड है, इस तरह वोटर वोट कर सकता है, तो उसी दिशा में एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कंफर्टेबली बीजेपी 80 से 90 जगह पर चुनकर आएगी, ये बातें पहले से हो रही थी, क्योंकि उस तरह कॉन्टेस्ट था। अब मेघा, जो कॉन्टेस्ट है 80 सीटों का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 80 सीटें, इनमें कॉन्टेस्ट है उद्धव ठाकरे की सेना और शिंदे की सेना के बीच। इन 80 सीटों का जो नंबर जाएगा, यानी बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी, ऐसा ग्राउंड पे तो लग ही रहा है। नंबर 2 कौन होगा? अगर 80 में से 60 उद्धव ठाकरे ले गए तो महायुति में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर ये 40-40 रहा तो महायुति के लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उस तरह के आंकड़े बीजेपी के नंबर्स को जोड़ेंगे, शिवसेना के नंबर जुटेंगे, तो 120 के आगे, यानी जो करीब 114 का मैजिक फिगर है, वो तय कर पाएंगे। तो एग्जिट पोल में भी वही दिख रहा है। अब मुद्दे क्या थे? बीजेपी, शिंदे, ये अपने गणेश में इसी पर आना चाहती थी। देखिए, मुद्दे क्या थे? आज जब लोग बूथ से बाहर निकल रहे थे और हमारे इतने सारे सहयोगी फैले हुए हैं मुंबई में, वो जब सवाल पूछ रहे थे कि किन किन मुद्दों पर आपने आज वोट दिया, तो किसी ने ये कहा कि मराठी अस्मिता की बात है, या मराठी प्राइड की बात है, या फिर हिंदू और मराठी मेयर की बात है। ये पोलराइजेशन जो दोनों पार्टियों ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही थी गणेश। आज बातचीत हो रही थी कि हमारे घर के सामने का सीवर साफ है या नहीं, पानी बारिश में भरेगा या नहीं। बिल्कुल मेघा, और मेघा आप भी मुंबई में रही हैं, तो मुंबई के जो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस होते हैं वो ग्राउंड लेवल के होते हैं। आपको याद होगा 22 में इस बीएमसी का टर्म खत्म हो गया था, वहां बॉडी बैठती थी, लेकिन 3 साल तक यहाँ बॉडी बैठी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ था। तो एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर वहां पार्षद होता है तो पार्षद के ऑफिस जाकर वहां अगर सड़क की समस्या है, नाले की समस्या है, पानी नहीं आ रहा,
तो वो उनसे काम करवा लेते थे। स्टैंडिंग कमेटी अगर होती है तो जनता के काम के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो तुरंत पास होता है, उन पर काम होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से जनता कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन पार्षद आने के बाद वो काम होगा, ये उम्मीद थी। इसी वजह से जो पोलराइजेशन किया गया था, चाहे वो बुर्के वाली मेयर हो, हिंदू मुस्लिम हो या मराठी व्यक्ति के अस्तित्व की और अस्मिता की बात हो, कोई भी वोटर ये नहीं कहता दिखाई दिया कि हम तो बाबा हिंदू हैं तो हम इसीलिए वोट कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए वोट कर रहे हैं। कोई ये कहता हुआ नजर नहीं आया कि हम मराठी हैं तो मराठी अस्तित्व और अस्मिता को कायम रखने के लिए हम वोट कर रहे हैं। हर व्यक्ति यही कह रहा था कि हमारे लिए जो काम करेगा उसी को वोट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम वोटर ने कैंडिडेट देख के वोट किया है। बिल्कुल। गणेश आपके पास आते हैं, मेघा भी हमारे साथ है, लेकिन ये डीवी रिसर्च का आंकड़ा था। अब एक और एग्जिट पोल के आंकड़े हम बता देते हैं कि आखिर उसके मुताबिक क्या होने वाला है बीएमसी में, और ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, आखिर जो सटीक अनुमान है वो क्या कहता है। और इसके मुताबिक देखिए, बीएमसी का ये अगला एग्जिट पोल जेडीएस के मुताबिक है। बीजेपी प्लस को 127 से 154 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना उद्धव प्लस को यहां 44 से 64 सीटें जाती दिख रही हैं। कांग्रेस को 16 से 25 का आंकड़ा। इधर एनसीपी को 1 से 4 सीटें और अन्य के खाते में 9 से 17 सीटें जाती दिख रही हैं। तो डीवी रिसर्च के बाद अब ये जेडीएस का जो आंकड़ा है, मेघा जी आपसे मेरा सवाल, इसको लेकर आपका आंकलन क्या? जेडीएस की जो प्रेडिक्शन है जो अभी हमारे पास आई है उसके हिसाब से जो दिख रही है महायुति को आते हुए, ये तो और भी बहुत ज्यादा नंबर दिखा रहे हैं महायुति को। प्रेडिक्शन इनकी ये है कि बीजेपी खुद से 87 से 101 101 तक जा सकती है। शिवसेना जो है, जो कि शिंदे सेना जिसे कहा जाए, वो 40 से 54 तक जा सकती है। तो ये खुद से हाफ ए मार्क से बहुत आगे निकल जाएगी अगर ये दोनों आंकड़े इनके सही होते हैं। और उसके बाद महाविकास आघाड़ी की जो नंबर्स है वो नंबर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है। उनके हिसाब से देखिए 44 से 58 तक ही प्रोजेक्शन दिखा रहा है उबाटा के लिए, मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए। मनसे के लिए सिर्फ 6, और मैं गणेश ठाकुर के पास वापस जाना चाहती हूँ। गणेश, इस बात का हम दोनों ने भी जिक्र किया था और डिस्कस भी किया था कि देखिए इस बार राज ठाकरे पहली बार 20 साल में पहली बार मातोश्री जाते हैं, अपने बड़े भाई से हाथ मिलाते हैं। ठाकरे ब्रदर्स साथ में स्टेज पर पहली बार एक साथ 2 दशक में आते हैं गणेश ठाकुर, लेकिन उसका असर क्या हुआ जमीन पर, यह बात हम लोगों को पहले भी इस बात का आकलन था कि अगर सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसी की होगी तो शायद मनसे की होगी। मनसे सिंगल डिजिट में सिमट कर रह जाएगा, और ये दोनों प्रोजेक्शन में यही बता रहे गणेश ठाकुर कि 10 तक भी नहीं पहुंचने की औकात है मनसे की। जी देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण मेगा ये है कि वोट ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भाइयों के बीच कितना हुआ। जो जमीनी हकीकत है वो तो ये दिखाई दे रहा है कि मनसे का फायदा, एमएनएस का फायदा शिवसेना यूबीटी को हुआ, वोट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से एमएनएस को वोट ट्रांसफॉर्मेशन शायद नहीं हुआ है, इस वजह से ये आंकड़े इस तरह दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये पूरा कैंपेन चला, जब उम्मीदवार फाइनल हुए दोनों के बीच, दोनों भाइयों के बीच में सीट शेयरिंग हुआ, तो खबरें लगातार आती रही कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से एमएनएस के कैंडिडेट्स के लिए काम नहीं किया गया। तो क्या यही वजह है? और लगता है यही वजह है जिस वजह से ये नंबर्स एमएनएस के सिंगल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जो सभाएं हुई, करीब करीब 4 सभाएं दोनों भाइयों ने की। नासिक, मुंबई, ठाणे और पुणे में दोनों भाई गए थे, वहां सभा नहीं की थी। लेकिन वहां भी राज ठाकरे का जो भाषण था वो काफी आक्रामक था, मुद्दों के साथ था, और उद्धव ठाकरे भावनिक बातें करते नजर आए। तो राज ठाकरे के भाषण में अपील जरूर थी, उद्धव ठाकरे के भाषण में इमोशन और सिंपैथी गेन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे जब बात कर रहे थे तो उससे जो वोट आएंगे वो यूबीटी को उसका ज्यादा फायदा होगा। तो ये गणेश, लेकिन गणेश देखिए, स्पीचेस बहुत लोग बहुत आक्रामक और बहुत इफेक्टिव इंपैक्टफुल स्पीचेस देते हैं, लेकिन कई बार लोग सिर्फ सुनने आते हैं आपको, देखने आते हैं आपको, मगर जाकर वोट उसी को देते हैं जिसे उन्हें देना पसंद करते हैं। कई बार ये स्पीचेस सिर्फ लोग जमा करने के लिए होती है, वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है गणेश ठाकुर। इसलिए क्या इस बार आपको भी लगता है कि ऐसा ही कुछ माहौल बन रहा है राज ठाकरे के लिए? क्योंकि राज ठाकरे अपने आक्रामक होने के लिए तो वो जाने जाते हैं, स्पीचेस उनकी बड़ी जबरदस्त होती, सबको मजा आता है उनकी स्पीचेस सुनने में, लेकिन ये नंबर्स में तो नहीं दिख रहे हैं गणेश। और दोनों भाइयों का साथ आना, उसका तो फिर कोई असर ही नहीं हुआ।
देखिए मेघा, राज ठाकरे के बारे में तो ये कई बार हुआ है। राज ठाकरे बोलते अच्छा है, सभाओं को गर्दी होती है, लेकिन 2012 से अगर मैं बात करूं 2025-26 तक, तो राज ठाकरे के भाषण को सुनने लोग आते हैं लेकिन उनको वोट नहीं करते। और ये बात राज ठाकरे खुद भी कहते हैं कि मैं आता हूं, मैं आपके सामने अपने बात रखता हूं, आप मेरे पास आते हैं समस्या लेकर, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो मुझे वोट नहीं दिया जाता। इस बार भी भाषण में उन्होंने वही मुद्दे रखे थे। तो ये बात तो लगातार उनके साथ होती रही है और इस बार भी शायद अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो इस बार भी वही वजह होगी कि भाषण अच्छा किया लेकिन वोट्स नहीं दिए गए। उसके लिए सबसे बड़ी बात या उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनकी जो मराठी बनाम उत्तर भारतीय की राजनीति है उसको देखते हुए लोग शायद हेट पॉलिटिक्स को देखते हुए शायद वोट उन्हें लोग नहीं करते हैं। और मराठी वोट भी कितना है, अगर आप बात देखें तो बीजेपी लगातार ये कहा जा रहा था कि दोनों भाई अगर एक साथ आते तो बीजेपी को गणेश एक और सर्वे दिखा देते हैं, एक और एजेंसी के आंकड़े क्या बता रहे हैं। जिस तरीके से इससे पहले तो परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है इन दोनों एजेंसी के सर्वे में, लेकिन अब एक्सिस इंडिया का आंकड़ा क्या कहता है, उन नंबर्स पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी प्लस को 131 से 151 का आंकड़ा दिख रहा है, ये नंबर, ये सीट। और शिवसेना उद्धव प्लस को 58 से 68, कांग्रेस के खाते में 12 से 16 सीटें जाती दिख रही हैं और वहीं अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जाती दिख रही हैं। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक, उन तमाम सर्वों के मुताबिक परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 131 से 151 बीजेपी प्लस को। मेघा जी बिल्कुल, 3 रिसर्च अब हम दिखा चुके हैं, 3 हम एग्जिट पोल रिजल्ट्स आपको अभी तक दिखा चुके हैं। डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल्स, जुबिलेंट डेटा स्टूडियो का एग्जिट पोल, और अब हम आपको एक्सिस के नंबर्स दिखा रहे हैं। और इन तीनों ने एक ही बात कही है कि महायुति को बढ़त ही नहीं, महायुति हाफ वे मार्क क्रॉस कर रही है। मतलब कल वहां सत्ता परिवर्तन देखेंगे आप बीएमसी में। कल आपको यह दिखेगा कि 25 साल का जो राज था उद्धव ठाकरे सेना का, शिवसेना का पहले और अब उद्धव ठाकरे सेना का, वो कल निकलता हुआ खत्म होता हुआ दिखेगा आपको। और बीजेपी कल वो जगह हासिल करते हुए आपको दिखेगी। महायुति कल अगर ये सारे आंकड़े सही हैं, तीनों के तीन, एक के बाद एक, हमने आपको 3 एग्जिट पोल रिजल्ट्स दिखाए हैं और तीनों महायुति को बढ़त क्या, तीनों यही बता रही है कि बीएमसी में अगली सरकार तो महायुति ही बना रही है। गणेश आपके पास वापस आएंगे। अब 3 के 3 गलत तो नहीं होने चाहिए गणेश, बहुत ज्यादा अगर अंतर होता एक दूसरे में तो शायद कुछ समझ में आता, लेकिन तीनों के 3 एक के बाद एक और भी नंबर बढ़ रहे हैं। अब जो आखिरी आंकड़ा हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल का, वो 131 से 151 तक महायुति को दे रही है। तो एक बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री दिख रही है महायुति के लिए। तो गणेश क्या समझा जाए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने भी मुंबई का मेयर कौन होगा, मराठी हिंदू होगा, बुर्के वाली नहीं होगी। नीतीश राणे ने ओवैसी के नारे के बारे में बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करने लगे। कहीं आपको लगता है कि ये सब मुद्दा भी थोड़ा पोलराइज करने में कामयाब रहा? निश्चित मेघा, पोलराइजेशन पे ही चुनाव जीता जाता है और ये मंत्र तमाम राजनीतिक पार्टियां, खास तौर पर भाजपा, समझ गई है। मैं वही आप बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दोनों भाई एक होने से किसका फायदा किसका नुकसान। एक बात हमको समझना होगा कि मराठी वोट बैंक कितना है। कोई कहता है 42, कोई कहता है 27, कोई कहता है 32। हम समझते हैं 30 से 35% मराठी वोट बैंक अगर होगा, इसमें भी डिवीजन होगा। अब अगर नॉन मराठी वोट बैंक देखेंगे, मुस्लिम वोट बैंक देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। और जिस तरह दोनों भाइयों ने मराठी विरुद्ध बनाम उत्तर भारतीय का राजनीति की थी, तो नॉन मराठी वोट बैंक पूरी तरह से कंसोलिडेट हो गया और वो पूरी तरह से बीजेपी के पास आया, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। दूसरी तरफ अगर हम मराठी वोट बैंक की बात करें तो उसमें 4 स्टेक्स हैं। मराठी वोट बैंक में बीजेपी है, बीजेपी का जो पारंपरिक वोट बैंक है, जो संघ से जुड़ा हुआ रहा है या बीजेपी से जुड़ा रहा है, वो किसी को कहीं वोट नहीं करता, वो सिर्फ बीजेपी को वोट करता है। एक और नंबर दिखा देते हैं, एक और आंकड़े। अब जनमत का जो ये सर्वे एग्जिट पोल है वो क्या आंकड़े दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमने 3 दिखाए हैं उसके मुताबिक तो परिवर्तन, लेकिन ये देखिए 138 बीजेपी प्लस को जनमत पोल्स के मुताबिक, इसके साथ ही 62 का आंकड़ा शिवसेना उद्धव प्लस को दिखाई दे रहा है और 20 के आसपास की सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं इनके एग्जिट पोल के मुताबिक। 7 अन्य के खाते में जा सकती है। तो 138 का ये बड़ा नंबर बीजेपी प्लस के मुताबिक, जो जनमत पोल्स के मुताबिक जो है बीजेपी प्लस को जाता हुआ दिख रहा है। मेघा, लगातार जो आप अभी शुरुआत में कह रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं इस पर यकीन करती हूं, लेकिन देखते हैं। अच्छा, एक और नंबर पहले बता दें, फिर मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आती हूँ। जेवीसी एक और सर्वे और इसका जो एग्जिट पोल है, जो नंबर्स हैं, वो क्या कहता है, ये देखिए
138 का ही आंकड़ा बीजेपी प्लस को जेबीसी भी दिखा रहा है। 59 सीटें शिवसेना उद्धव प्लस को जाती दिखाई दे रही हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 23 सीटों से संतुष्टि करनी पड़ेगी और 7 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। तो एक के बाद एक एजेंसी बदल रही है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। मेघा, आप भी कह रही थी, और ये बढ़ते हुए आंकड़े बता रहे हैं कि एक एजेंसी नहीं, 2 नहीं, बल्कि अभी तक हम टोटल 4 दिखा चुके हैं और चारों के मुताबिक परिवर्तन की बयान। जी बिल्कुल। और देखिए एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर काफ़ी समय से दिखा नहीं है हम लोगों को कई असेंबली पोल्स में शिरीन, क्योंकि हर जगह देख जो आखिरी चुनाव हम लोगों ने देखा वो भी एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में ही बदलते हुए बिहार में हम लोगों ने देखा। 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार के बाद फिर नीतीश कुमार की सरकार लौटती है वहां पर, लेकिन कई जगह एंटी इनकम्बेंसी काम करती है शिरीन, और यहाँ पर शायद काम करती हुई दिख रही है। देखिए मराठी अस्मिता, मराठी प्राइड, ये सब सारी बातें ठीक है, पोलराइज करने वाली भी बातें ठीक है, हम मराठी हिंदू मेयर लाएंगे वो भी ठीक है, मुर्का वाली नहीं लाएंगे, ये सारी बातें पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो करेंगे ही। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हर बरसात में मेरे घर में पानी घुस जाता है, हर बरसात में घर लीक करता है, परेशानी होती है, वहां की नालियां साफ नहीं होती, मिठी नदी क्यों उबाल पर आ जाती है, क्यों पानी हर जगह फैल जाता है, क्यों हाई टाइड के समय आपको अपने घरों के अंदर जाना पड़ता है, क्यों सड़कें फ्लड हो जाती है, क्यों कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अनियमित तरीके से अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्यों पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। और मेरी बात मानिए शिरीन, जो लोग आज बाहर निकले हैं वोट देने के लिए, उन्होंने इन मुद्दों पे वोट दिया है। ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, ये असेंबली इलेक्शन नहीं है और ना ही ये आपकी दिल्ली में सत्ता चुनने का इलेक्शन है। ये उनके घर के पास का कॉर्पोरेशन, उस वार्ड का कौन कॉर्पोरेटर बनेगा, ये उसका इलेक्शन है। और 25 साल से आपको मैं बताऊं कई ऐसे वार्ड है शिरीन, अगर आप मुंबई में थोड़ा समय बताती हैं आपको समझ में आता है ये लड़ाई किसकी है। ये लड़ाई एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना जो महायुति बनाई है वो किससे लड़ रहे हैं शिरीन? वो लड़ रहे हैं वहां के लोकल कॉर्पोरेटर से, वो लड़ नहीं रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से शिरीन। वहां जो असली लड़ाई है वो लड़ाई वो कॉर्पोरेटर लड़ रहा है जो 25 साल से उस कुर्सी पर बैठा हुआ है अपने वार्ड की, अपने वार्ड में उस सारे लोगों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, क्या उसने परफॉर्म किया है, क्या नहीं किया है, अपनी कुर्सी रोकने के लिए वो कितना दमखम लगाने वाला है, उसकी लड़ाई हो रही है एक तरफ देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जी के साथ में। ये है वहां की लड़ाई, असली लड़ाई, और इसीलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है भी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं नहीं कहूंगी कि बड़े आराम से निकल जाएंगे। पोलराइज क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए करती है क्योंकि उन्हें इससे बहुत फायदा मिलता है। मगर यहां पर जो हुआ, यहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी तो जो शिवसेना, पुरानी शिवसेना थी या उद्धव सेना आप कहे, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे जो इस बार साथ आए, उनके साथ आने का पहला तो कोई असर इन आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। पहली बात। इसकी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह क्या हो सकती है? जो आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी हर जगह भले ही ना काम करे लेकिन कई जगहों पे काम करती है। गणेश, ये आपसे समझते हैं क्योंकि आप तो जमीन पर हैं, इसकी हकीकत क्या समझ आती है? मतलब भाई साथ आए लेकिन वो आंकड़ा काम नहीं किया, अलग अलग गठबंधन हमने कई तरह के देखे, बयानबाजियां देखी, लेकिन ये जो परिवर्तन एक लंबे समय के बाद होता हुआ दिख रहा है, कल नतीजे होंगे तो वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इसकी वजह आपको क्या समझ आ रही है? शिरीन, देखिए बीजेपी और शिंदे ये लगातार कहते आ रहे थे कि मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, केंद्र, राज्य और बीएमसी। और महायुति के काल में जब से पिछले 3-4 साल से जब शिंदे और फिर फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुंबई में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है। चाहे वो कोस्टल रोड की बात करे, अटल सेतु की बात करे, मेट्रोस की बात करें, मेट्रोस का काम फडणवीस ने 2014-15 में शुरू किया था। तो ये तमाम चीजें जो एक जाल बनाना है, इसको एक इंटरनेशनल सिटी बनाने के लिए वो काम हो रहे हैं और ये बात दिख रही है। मेट्रो की वजह से ट्रैफिक की समस्या कम हो सकती है, रिंग रोड बनाया जा रहा है, कोस्टल रोड सीधे ठाणे तक जोड़ा जा रहा है। तो ये सारी बातें मुंबईकरों के फायदे की है। अब फडणवीस ने कहा कि हम एसी ट्रेन सारे कर देंगे, तो जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं जिसका लाभ यहाँ मुंबईकर लेता है, वो ये समझ रहा है कि अगर ये सरकार रही तो ट्रिपल इंजन की सरकार उनका मुंबई को या उनके मुंबई में भविष्य को उज्जवल कर सकता है। और यही बात पॉपुलेट करने में महायुति सक्षम रही, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से ये आंकड़े हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बीएमसी में कौन था इतने सालों में? तो वो उद्धव ठाकरे थे। और यही बात महायुति, खासतौर पर फडणवीस और शिंदे कहते आ रहे थे कि 25 साल में कुछ नहीं हुआ,
हम 25 साल का पूरा लेखा जोखा लेकर आपके सामने आए हैं, 5 साल हमको दीजिए, हम इस मुंबई का काया पलट करेंगे। तो यही बात शायद वोटर्स को अपील करी है, जिसकी वजह से एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और अगर यही आंकड़े सच हुए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन और विकास की बात जो लगातार इस कैंपेन में सीएम डीसीएम करते आ रहे थे वो अपील किया। साथ ही साथ मराठी विरुद्ध हिंदू, हिंदू विरुद्ध मुस्लिम, ये जो पोलराइजेशन की राजनीति थी वो बीजेपी ने बहुत बखूबी निभाई या उसको इस कैंपेन में लाया। तो वही बातें हैं जो जनता के बीच गए और जनता ने उसे स्वीकार किया। अब एक तरफ सिंपैथी गेन करने की बात थी मराठी अस्मिता को लेकर, शायद उसे लोगों ने माना नहीं है। और जो मैं बता रहा था कि नॉन मराठी वोट कंसोलिडेट होने की वजह से ही बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और मराठी वोटर्स में जो पारंपरिक बीजेपी के वोट है वो उनको उनको गए होंगे। शिंदे ने, अब शिंदे क्यों अगर अच्छा करते तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी टूटने के बाद जो नगर सेवक, जो पार्षद इनके पास आए हैं वो शिवसेना के थे और 5,000-6,000 वोट में एक पार्षद चुन के आता है। और शिंदे के बाद जो कैंडिडेट जो उद्धव ठाकरे के साथ थे वो आने के बाद वो कुछ कैंडिडेट इतने स्ट्रांग थे कि वो अपने दम पर ही चुनाव जीतते हैं। तो शिंदे के पास अगर हम माने कैडर नहीं आया हुआ, लेकिन जो कैंडिडेट आए उद्धव ठाकरे की तरफ से वो इतने स्ट्रांग निकले कि वो अपने दम पर ही और सरकार की योजनाओं के दम पर खुद को चुनकर ला सके और उसी वजह से उनसे इतने बड़े नंबर्स आए। दूसरी बात, मराठी वोट में ठाकरे और ठाकरे भाइयों को तो मिले ही होंगे, लेकिन कांग्रेस का भी एक पारंपरिक वोटर जो लॉयल है, तो वोटों का डिवीजन मराठी वोटर्स वोट बैंक में जरूर दिखा और उसी वजह से बीजेपी कंफर्टेबल दिखाई दी नॉन मराठी वोटर्स के साथ। मुस्लिम वोट जो लोकसभा के समय उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दिए थे वो शायद इस बार कांग्रेस के पास गए। सिर्फ कांग्रेस नहीं तो एमआईएम, सपा, ये भी पूरी ताकत का लड़ते हुए नजर आए। मुंबई की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत और दमखम के साथ मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते आए। तो जो वोटर्स लोकसभा में महाविकास आघाड़ी, खासतौर पर यूबीटी उद्धव ठाकरे के पास था, वो अगर कांग्रेस के पास चला गया होगा तो यही वजह है कि एग्जिट पोल के नजर आंकड़े उस तरह दिखाई दे रहे हैं। शिरीन जी, गणेश, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मेघा, आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो आपने शुरू में कहा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इस बार दिखाया गया, समझिए पिछले 2 महीने में जिस तरीके से बॉम्बार्ड किया गया है, सोशल मीडिया हो या टेलीविजन चैनल्स हो या किसी भी तरीके का मीडियम हो, हर जगह इस बात को दिखाया गया है कि किस तरीके से विकास मुंबई में हुआ है, चाहे वो कोस्टल रोड हो, चाहे वो अटल सेतु हो, सी लिंक का नया विंग हो, चाहे अभी जो नई ट्रेन चलनी शुरू हुई है, जो मेट्रो ट्रेन कोलाबा से शुरू हुई है, कफ परेड कोलाबा से ट्रेन शुरू हुई है, वो सारी बातें, हर चीज के बारे में इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया है मीडिया में। क्या आपको लगता है कि वो एक वजह बनी होगी जो बीजेपी के लिए काम आ रही है? क्योंकि हर जगह यही क्लेम किया गया कि ये सारी जितनी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब बीजेपी की देखरेख में पूरी हुई है, तो बीजेपी ने इसको करवाया है। जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बोलते थक गए कि शुरुआत हमने करी, हमारी प्रोजेक्ट, हमारा ब्लूप्रिंट, हमारा प्लान, लेकिन हर बार फडणवीस उसको काउंटर करते रहे और उन्होंने कहा कि भाई करवाया किसने? प्लान लेके घूमते रहोगे कागज पे तो उससे कुछ होगा नहीं। इंप्लीमेंट किसने किया, एग्जीक्यूट किसने किया? वो हमारी सरकार ने किया, हमने बनवाया। और इसमें लगता है कि एक तरीके से नैरेटिव वॉर बीजेपी जीत रही है और लोगों को लग रहा है कि सच में अगर देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी यहां पर आती है तो शायद उसी तरीके का विकास दिखेगा जो पिछले 2 महीने में अभी उनको दिख रहा है साउथ मुंबई में खास करके। गणेश जी बिल्कुल मेगा। और दूसरी बहुत बड़ी बात मेगा यहाँ पर यह है कि जब आप कॉन्टेस्ट करते हो इलेक्शन तो पूरे ताकत के साथ करते हो। ठाकरे भाइयों का इस बार ताकत जमीन पर थोड़ी कम दिखाई दी। वो कहते रहे कि हमको समय कम मिला। अब सभाएं कितनी ली दोनों ने? 3 शाखाओं को जाके मिलते रहे। वहीं दूसरी तरफ अगर महायुति की बात करें तो फडणवीस का, उनकी टीम से मुझे आंकड़ा मिला, 77 इवेंट उन्होंने किए जिसमें मीडिया इंटरव्यूज भी हैं, सभाएं भी हैं। वो उन्होंने अलग अलग महानगर पालिकाओं में जाकर इंटरेक्शन किया, 77। वहीं शिंदे की टीम से करीब 52 इवेंट्स उन्होंने किए थे। वहीं ठाकरे भाइयों की अगर सूची निकाले तो 10 के अंदर वो सीमित रहे। तो उनका वोटर कहीं ना कहीं निराश भी था कि ये दोनों भाई बाहर क्यों नहीं आ रहे। जनता के बीच जिस ताकत के साथ जाना चाहिए था उस ताकत के साथ दिखाई नहीं दे रहे। यही सवाल हमने हमारे इंटरव्यूज में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से भी पूछा। तो राज ठाकरे ने कहा कि हमें समय कम मिला, बीजेपी ने
चुनाव आयोग पर दबाव डालकर तुरंत चुनाव करा दिए। 15 दिनों में हम कहाँ जाते। उतना ही समय महायुति के नेताओं के पास भी था, लेकिन वो जाते रहे, लगातार जाते रहे। जो बातें अपने कैंपेन में शिवसेना और बीजेपी कहती रही कि ठाकरे भाई एक छोटा सा सवाल है मेरा गणेश यहाँ पर, जो ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि नतीजे कल बताएंगे असली तस्वीर क्या है, लेकिन अगर ये माने जाएं तो क्या ठाकरे बंधुओं का जो मैजिक है, जो जादू है, चाहे वो मराठी मानुस को लेकर बात करते हो या फिर वो धर्म को लेकर बात करते हो, क्या वो खत्म होता नजर आ रहा है? शिरीन, मुझे लगता नहीं है। ठाकरे वाकई में एक ब्रांड है, और जैसे फडणवीस भी कह रहे थे, शिंदे भी कह रहे थे कि ठाकरे नाम कभी खत्म नहीं होगा, या उनका जो एक करिश्मा है वो कुछ हद तक बरकरार तो रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन की पूरी स्पेस उन्होंने इस चुनाव में ली, कांग्रेस का ही दिखाई नहीं दी, और ठाकरे ये नाम रहा है, मुंबई और ठाकरे का एक नाता रहा है। तो इस बार उनका करिश्मा चला नहीं, अगर ये आंकड़े सही साबित हुए तो ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन राजनीति खत्म नहीं होगी, वो राजनीति करते रहेंगे और प्रमुख ऑपोजिशन की स्पेस लेने की भविष्य में वो कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि जो ताकत लगानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि समय कम मिला, लेकिन अगर चाहते तो पूरी ताकत लगाकर लोगों तक पहुंच पाते। 29 महानगर पालिकाएं हैं, लेकिन दोनों भाई ठाणे, नवी मुंबई, केडीएमसी और मुंबई, पुणे या कुछ हद तक नासिक, इन्हीं जगहों पर दिखाई दिए, बाकी जगहों पर तो वो गए भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्यों नहीं गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उनके वोटर्स में भी था। वो क्या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, ये सवाल उनके वोटर्स के मन में भी था, और शायद इसी वजह से वोटर्स ये कहीं ना कहीं ये मान रहा था कि शायद इस बात का विश्लेषण तो तभी होगा जब नतीजों की पूरी तस्वीर सामने होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गणेश। तो देखिए, जो आंकड़े बता रहे हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, अलग अलग 4 एजेंसीज के आंकड़े हमने आपको बताए, और ये नंबर्स बता रहे हैं कि बीएमसी में बदलाव जो है वो होता दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ होता है आगे, इसको लेकर कल आप लगातार एबीपी न्यूज पर वो नतीजे भी देखेंगे कि आखिर कौन धुरंधर होगा, किसके दावों में कितना दम दिखाई दिया, कितनी मेहनत आखिर किसने की, जिसके बाद वो नतीजे सामने दिखाई भी दिए। अब वो पोल ऑफ पोल्स भी हम आपको दिखा दें। देखिए, पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी प्लस को 128 से 140 नंबर, 58 से 67 सीटें जो हैं वो कांग्रेस प्लस को दिखाई दे, शिवसेना उद्धव गुट प्लस को दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्लस के खाते में 18 से 22 सीटें और अन्य के खाते में 8 से 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। जो नतीजों की अगली पूरी तस्वीर होगी सही, वो कल सामने आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।